आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TU-22 के बारे में। रशिया की तरफ से भारत को 2 बॉम्बर्स काफी पहले ऑफर किए गए थे और ये बॉम्बर्स है TU-22 और TU-160। जब भी कोई डिफेंस एग्जीबिशन होता है और इन कंपनीज से बात की जाती है तो वो अपने पुराने ऑफर्स को रिपीट करते हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है ज़ुहाई एयर शो में। कंपनी से बात की जा रही थी TU-22 के बारे में और उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत को यह बॉम्बर ऑफर किया गया है। अब इस तरीके की खबर एक अच्छी हेडलाइन बनाती है और इसी वजह से मीडिया की तरफ से इस चीज को पिकअप कर लिया गया। 2 दिन पहले DRDO की तरफ से सिलिकॉन कार्बाइड वेफर फैब्रिकेट किया गया है और उसके ऊपर गैलियम नाइट्राइड ग्रो करके एक हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर बनाया गया है। उसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी बातचीत नहीं है। आई थिंक खाली ANI की तरफ से ये चीज कवर की गई थी और उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर भी इसकी कवरेज नहीं है। लेकिन TU-22 को लेकर बड़े बड़े शोज किए जा रहे हैं। पर्सनली मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि डिफेंस के बारे में जब भी कोई मीडिया रिपोर्ट आती है तो ये हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरी होता है क्या? डिडिंग 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 डिडिंग। और हेडलाइंस देखिए, TU-22 बनेगा पाकिस्तान और चाइना का काल। भाई पहले पूरी बात तो समझ लो। यहाँ पर केवल ये बॉम्बर ऑफर किया गया है और ये ऑफर पिछले 1 डेकेड से। यूजेबिलिटी की अगर बात की जाए तो बॉम्बर एक्चुअली एक बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है। देखिए, एक बॉम्बर के साथ में आप कई सारी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं और एनिमी एयर डिफेंस से काफी दूर रहते हुए आप इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकते हैं। एक TU-22 लगभग 6 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है। वहीं पर अगर आप TU-160 की बात करेंगे तो ये 15 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस जैसी हैवी मिसाइल के केस में ये नंबर थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी इन थ्योरी 4 क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं। भारत के केस में Su-30 MKI के साथ में ब्रह्मोस ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है और एक Su-30 MKI एक ब्रह्मोस कैरी कर सकता है। प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए कि अगर एक ऐसा टारगेट है जिसके ऊपर आपको 20 ब्रह्मोस फायर करनी है तो आपको 20 Su-30 MKI भेजने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास में TU-22 M3 जैसा बॉम्बर है तो आप केवल 5 बॉम्बर भेजकर वो सारा का सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इन बॉम्बर्स को जो चीज और ज्यादा क्रूशियल बनाती है वो है इनकी रेंज। अगर Su-30 MKI के साथ में आपको एक लॉन्ग रेंज मिशन करना है तो प्रैक्टिकली आप उसको 2 बार रिफ्यूल करेंगे और तब जाकर एक ऐसा मिशन हो पाएगा। वहीं पर अगर आप TU-160 या TU-22 यूज करते हैं तो आप सुपरसोनिक तरीके से जाकर बॉम्ब गिराकर वापस आ सकते हैं और आपको रास्ते में किसी भी तरीके की रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके के मिशन तेज होते हैं, एक सरप्राइज फैक्टर भी रहता है और कई सारी मिसाइल सिस्टम्स एक साथ लॉन्च होती हैं। इस वजह से एनिमी टारगेट भी सैचुरेट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जिन 2 देशों के साथ में भारत के पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं वो दोनों के दोनों देश भारत के बॉर्डर्स के करीब हैं और भारत को इतनी ज्यादा स्टैंड ऑफ रेंज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके की रेंज की आवश्यकता भारतीय नौसेना को जरूर है। भारतीय नौसेना एक बहुत बड़े इंडियन ओशन रीजन को कवर करती है और नेवल एसेट्स स्लो होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन ओशन रीजन में कई देश अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर इंडियन नेवी के पास में 4 या 6 ऐसे बॉम्बर्स की फ्लीट है तो इंडियन नेवी एनिमी के पूरे आर्माडा को काफी दूर, जी हाँ, अपने शोर से काफी दूर ही अटैक करके ध्वस्त करने में सक्षम हो जाएगी। मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कहूंगा कि बॉम्बर केवल भारतीय नौसेना के कॉन्टेक्स्ट में सेंस बनाता है और भारतीय वायुसेना को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बॉम्बर्स को खरीदना काफी मुश्किल है, इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इनको मेंटेन करना कॉस्टली होता है और भारतीय सेनाओं के पास में उस तरीके का बजट नहीं है। लेकिन जब हम लोग $3 बिलियन से ज्यादा की कीमत पर ड्रोन्स को खरीदते हैं तो ये लॉजिक तो नहीं बनता है कि भारत के पास में पैसे नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है प्रायोरिटी का। क्या बॉम्बर्स को लेकर भारतीय सेनाएं चाहती हैं कि उनके पास में एक फ्लीट हो या नहीं? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाओं की तरफ से इस तरीके की रिक्वायरमेंट जाहिर नहीं की गई है और ये चीज दिखाता है कि भारतीय सेनाओं की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वैसे पर्सनली मैं चाहूंगा कि जब घातक UCAV बनकर तैयार हो जाए तो उसको स्केल अप करके भारत अपना खुद का एक स्ट्रेटेजिक और स्टेल्दी बॉम्बर बनाए, क्योंकि एक बार कंट्रोल लॉस वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद स्केल अप काफी आसान। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।